हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा इस फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम पहले बात करते हैं कि भाई सॉलिड्स आपके क्या होते हैं। व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर सॉलिड्स। तो इसमें टर्म आपकी आ रही है सॉलिड्स आपके क्या होते हैं, ठीक है जी। तो सॉलिड्स हमारे पास में क्या होते हैं। सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस जिसमें कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट जितनी भी आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें सबसे कम जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो किस में होता है, सॉलिड्स में होता है आपका, समझे ना। तो सॉलिड्स आपके क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड शेप, जिनका शेप फिक्स होता है, फिक्स्ड शेप फिक्स है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड साइज, इनका साइज भी क्या होता है, फिक्स होता है आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज वेरी लेस, ठीक है जी। बहुत ही कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है आपको, ये कोई दिक्कत नहीं आता। सॉलिड अब क्या होते हैं, दे डोंट डिफॉर्म इजिली, वो इजिली डिफॉर्म नहीं होते, समझ गए ना। मतलब अगर आप सॉलिड्स को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उसका शेप या साइज बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड उसको अपोज करेगा। सॉलिड क्या करेगा, उसको अपोज, समझ गए ना। तो सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है भाई, कोई भी सब्सटेंस अपने ऊपर लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्सेस को कितना अपोज करता है, मतलब डिफॉर्मेशन को कितना अपोज कर सकता है, समझ रहे हो। तो जो सब्सटेंस जितना मुश्किल से डिफॉर्म होगा वो उतना इलास्टिक है, समझ गए ना। तो दो इट इज एन प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू अपोज एनी डिफॉर्मेशन विद इन इट, उसमें होने वाले किसी प्रकार की डिफॉर्मेशन को अपोज करने की जो क्षमता होती है किसी सब्सटेंस की, है ना, विद इन इट, ड्यू टू एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, समझ गए ना। बाहर से लगने वाले जो डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं, आप बाहर से, जैसे में पेन है, इधर देखना एक बार, ये पेन है, इस पेन पे एक्सटर्नली डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, पर क्या डिफॉर्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये क्यों डिफॉर्म नहीं हो रहा है ये, बिकॉज ये मेरे इस डिफॉर्मिंग फोर्स जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ उसके ऊपर, उसको अगर अपोज कर रहा है ये, तो इसकी इस अपोजिंग कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत नहीं आज तक, पक्की बात है, ठीक है जी। अब आप ये बताएं, मेरे पास मैं कहता हूँ जी, एक रबड़ बैंड है, रबड़ की वायर, इतनी मोटी रबड़ की वायर है और इतनी ही मोटी स्टील की वायर है। अगर मैं क्या बोलते हैं, तो दोनों में ज़्यादा इलास्टिक कौन है, ज़्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील की वायर ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है, उस बॉडी की क्षमता होती है कि अपने अंदर होने वाले डिफॉर्मेशन को कितना अपोज कर सकती है। रबड़ की वायर को तुम इजीली खींच दोगे, डिफॉर्म कर दोगे, मतलब रबड़ की वायर ने कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस को, बाहर से लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्सेस को अपोज नहीं किया, जबकि स्टील वायर डिफॉर्म नहीं होती इजीली, बहुत कितना ही फोर्स लगा लो, है ना, मुश्किल से वो डिफॉर्म होती है। तो मतलब वो स्टील की वायर अपने अंदर होने वाले डिफॉर्मेशन को अपोज कर रही है, मीन्स अपने अंदर होने वाले डिफॉर्मेशन को अपोज करने की कैपेबिलिटी स्टील वायर में ज़्यादा है, तो स्टील वायर की इलास्टिसिटी ज़्यादा कहलाएगी, समझ गए ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, हेंस ए स्टील वायर इज मोर इलास्टिक देन द रबर वायर ऑफ सेम डायमेंशन, उसी डायमेंशन की जो रबड़ वायर है, समझ रहे हो, उससे कंपैरिजन में स्टील वायर इज मोर इलास्टिक। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो जी ठीक है, तो हमें आइडिया लग गया कि भैया सॉलिड्स क्या होते हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है। अच्छा,
तो कोई भी सॉलिड अपने अंदर होने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स ड्यू टू बाहर से लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स, बाहर से आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो उस पर, ये डिफॉर्म होना चाह रही है पर ये डिफॉर्म नहीं हो रही है क्यों? क्योंकि उस डिफॉर्मेशन को अपोज कर रही है। कैसे अपोज कर रही है? अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस इंड्यूस करके, अपने अंदर क्या इंड्यूस करके? रिस्टोरिंग फोर्सेस को इंड्यूस करके। समझ गए ना? उन रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको हम? स्ट्रेस। तो अपने अंदर ये कोई भी सॉलिड अपने अंदर क्या इंड्यूस करता है? स्ट्रेस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है भाई? तो सपोज मेरे पास एक ये सॉलिड है ना, ये रॉड है, इस रॉड पे आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या लगाए? डिफॉर्मिंग फोर्सेस, पी फोर्स आप लगा रहे हो उसमें। तो उसमें आप खींच रहे हो, उसको खींच रहे हो, तो ये खींच नहीं रही, ये डिफॉर्म नहीं हो रही है। तो मतलब ये अपने अंदर क्या इंड्यूस कर रही है? फोर्सेस को इंड्यूस कर रही है। अपने अंदर क्या इंड्यूस कर रही है? फोर्सेस इंड्यूस कर रही है। इसका एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेता हूँ कैपिटल ए। क्या मान लेता हूँ मैं? कैपिटल ए। तो इसने अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस इंड्यूस करने हैं। क्या इंड्यूस करने हैं? रिस्टोरिंग फोर्सेस। समझ गए ना? ये रिस्टोरिंग फोर्सेस अपने अंदर इंड्यूस कर रही है। ठीक है जी। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस इंड्यूस हो रहे हैं कैपिटल ए है ना, कितने एरिया में? कैपिटल ए एरिया में। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोर्सेस इंड्यूस होंगे भाई? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोर्सेस इंड्यूस होंगे? अगर कैपिटल ए एरिया में एफ फोर्सेस इंड्यूस हो रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्सेस, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने होंगे? एफ अपॉन ए। कितने होंगे ये? एफ अपॉन ए। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रेस। समझ में आया क्या? तो फोर्सेस इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया आर नोन एज स्ट्रेसेस। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं हम? पास्कल। ठीक है जी। तो उसमें लिखेंगे आप लोग स्ट्रेसेस अब क्या होते हैं? दे आर द इंड्यूस्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस, दे आर द इंड्यूस्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस, पर यूनिट एरिया आर नोन एज क्या? आर नोन एज स्ट्रेसेस। उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है जी। जो आपके पर यूनिट स्ट्रेसेस, इस स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी आती है। क्या आती है बॉडी के अंदर? समझ गए ना? तो कोई भी सब्सटेंस किसी डिफॉर्मिंग फोर्स को कैसे अपोज करता है? अपने अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस करके। क्या इंड्यूस करके? अपने अंदर स्ट्रेसेस को इंड्यूस करता है वो। समझ गए? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वो है हमारे पास में क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है जी। तो सपोज मेरे पास एक वायर थी, इसकी लेंथ हमारे पास में है L। इसकी लेंथ हमारे पास में कितनी है? L लेंथ है। आपने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया P है डिफॉर्मिंग फोर्स। P क्या चीज है? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो आपसे बाहर से लगा रहे हो। ठीक है जी। इसकी लेंथ थी L, इस वायर की लेंथ थी L। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म हो गई। ठीक है जी। वायर खिंच गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक वायर में डिफॉर्मेशन आपका आ गया। ठीक है। अब वायर की लेंथ कितनी हो गई? अब वायर की लेंथ हो गई कितनी? L प्लस डेल्टा L। कितनी हो गई? ठीक है जी। तो डिफॉर्मेशन कितना आया वायर की लेंथ में? डेल्टा L का। अभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स कितने हैं? P है। तो आपने देखा डेल्टा L क्या चीज़ है? डेल्टा L डिफॉर्मेशन। क्या है ये? डिफॉर्मेशन है। और वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L थी। तो अगर L लेंथ में डेल्टा L का डिफॉर्मेशन आया, L लेंथ में डेल्टा L का डिफॉर्मेशन आया, तो 1 मीटर लेंथ में कितने का डिफॉर्मेशन आएगा? अगर L लेंथ में डेल्टा L का डिफॉर्मेशन आया तो 1 मीटर लेंथ में कितने का आएगा डिफॉर्मेशन? डेल्टा L अपॉन L का आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रेन। तो मतलब कितने का डिफॉर्मेशन आया, ओरिजिनल वो क्या था, लेंथ क्या थी, इनका जो रेशियो होता है इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ है ना, तो दोनों कट जाएंगे आपके। ये तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपके पास में स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? स्ट्रेन की डेफिनेशन हमारे पास में आ जाएगी, इट इज़ द, तो जरूरी नहीं है कि डिफॉर्मेशन लेंथ में आए, हो सकता है कि डिफॉर्मेशन एरिया में आया, एरिया चेंज हो गया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी का एरिया चेंज हो गया। तो कितना एरिया चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल एरिया क्या था?
हो सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स आपने बॉडी पे लगाया, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया अपन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, समझ रहे हो? तो मतलब इट इज ए स्ट्रेन क्या चीज होता है? इट इज ए डिफॉर्मेशन इन ए बॉडी पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। और डायमेंशन में आपका लेंथ भी आ सकता है, एरिया भी आ सकता है और वॉल्यूम भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो अगर एल लेंथ में डेल्टा एल का डिफॉर्मेशन हुआ तो 1 मीटर लेंथ में कितने का डिफॉर्मेशन होगा? इतने का डिफॉर्मेशन होगा। अगर समझिए ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो चेंज इन एरिया अपॉन, अगर एरिया में चेंज आया है तो अपॉन, तो ऐसे निकालेंगे, इससे बोलते हैं एरियल स्ट्रेन। समझिए ना, कितना एरिया में चेंज आया अपॉन कितना ओरिजिनल एरिया था। तो मतलब चेंज इन डायमेंशन में कितना चेंज आया अपॉन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकती है और वॉल्यूम भी हो सकती है। कुछ भी हो, स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि भैया स्ट्रेन जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? वो डिफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रेन इज समथिंग रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो दैट इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ स्ट्रेन, है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप के आपके स्ट्रेन होते हैं, ठीक है भाई? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, पहला जो स्ट्रेस होता है दैट्स कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा जी, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? ऐसा स्ट्रेस जो कि तब इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर जब बॉडी की लेंथ में चेंज हो रहा हो। किसमें चेंज हो रहा हो? लेंथ में। तो जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से बॉडी की लेंथ को चेंज करने की कोशिश करता है, तब उसके अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। तो दीज स्ट्रेसेस क्या होते हैं? दीज स्ट्रेसेस tries to oppose any deformation in length of the body due to external deforming forces। ठीक है जी। तो बाहर से लगने वाले जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उनकी वजह से बॉडी के लेंथ में चेंज हो सकता है। बॉडी के लेंथ में जो चेंज हो सकता है, उस लेंथ में होने वाले चेंजेस को अपोज करने के लिए ये स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। पहला कौन कौन सा भाई? ये पहला होता है इसमें क्या? टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ रहे हो? तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेस तब इंड्यूस होता है जब बॉडी की लेंथ इलोंगेट हो रही होती है। क्या हो रही होती है? बॉडी की लेंथ। तो जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी की लेंथ को इलोंगेट करने की कोशिश करता है, उसको लंबा करने की कोशिश करता है उस बॉडी को, तब उस बॉडी के अंदर क्या इंड्यूस होते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। पर अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी की लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, उस बॉडी की लेंथ को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तब बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस बाहर की तरफ इंड्यूस होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। समझ रहे हो? तो दोनों केस में एक टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब इंड्यूस हो रहे हैं? जब बॉडी की लेंथ में चेंज होने की कोशिश हो रही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आज तक? नोट कर लीजिए इसको। जो अगले तरह के हमारे पास स्ट्रेस हैं वो हमारे पास में है एरियल या सुपरफिशियल स्ट्रेस। एरियल और सुपरफिशियल स्ट्रेस, है ना? इसको भी हटाई दो एक बार के लिए। नेक्स्ट हम बात इसमें नेक्स्ट काइंड ऑफ जो स्ट्रेस है वो है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कब इंड्यूस होते हैं भाई? जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करता है। ये बॉडी है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स उसका वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसको दबा रहा है, तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे अपने वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस को अपोज करने के लिए बॉडी जो स्ट्रेस इंड्यूस करेगी उसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ गया ना? तो दीज स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड to oppose any deformation in the volume of body।
बॉडी के वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस को अपोज करने के लिए जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया, समझ रहे हो। कोई सा भी स्ट्रेस हो, चाहे ये वाला स्ट्रेस हो चाहे ये वाला स्ट्रेस हो, फॉर्मूला एक ही है, एफ अपॉन ए। क्या है फॉर्मूला? एफ अपॉन ए। इसका फॉर्मूला भी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, तीसरा जो स्ट्रेस है थोड़ा स्पेशल है। इन दोनों स्ट्रेस में ध्यान से देखना, चाहे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस हो चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, इसमें जो फोर्स लग रहा था बॉडी पे, वो बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था। कैसा फोर्स लग रहा था? ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, ऐसा फोर्स परपेंडिकुलर जो बॉडी से परपेंडिकुलर उस पर लग रहा है। देख रहे हो, परपेंडिकुलर ही लग रहे हैं। तो जो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं, बॉडी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं, तो बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। समझ गए? सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चाहे वो आपका ये नॉर्मल स्ट्रेस हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, दोनों ही क्या होते हैं? बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर इंड्यूस होते हैं। बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर इंड्यूस होते हैं। पर अगर सरफेस के अलोंग आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, समझ रहे हो, तब क्या बोलते हैं, बॉडी का साइज चेंज नहीं होता। इन दोनों में क्या बॉडी का चेंज हो रहा है? साइज। यहाँ पे लेंथ चेंज होने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होने की कोशिश हो रही है। तो दोनों में बॉडी का साइज चेंज हो रहा है। बॉडी का क्या चेंज हो रहा है? साइज। पर हो सकता है कि अगर बाहर से आपने कुछ ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए जिसकी वजह से बॉडी का साइज तो चेंज नहीं हो रहा, पर बॉडी की शेप चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? शेप। तो ऐसे स्ट्रेसेस को, ऐसे उस, है ना, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं शियर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? जिससे बॉडी का साइज चेंज नहीं होता बट शेप चेंज होती है। यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, इन दोनों ही केस में बॉडी के एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी का क्या चेंज हो रहा था? साइज चेंज हो रहा था। पर अब जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं आप, उसकी वजह से उसमें बॉडी का साइज चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? शेप। और उसमें फोर्स कैसे लगाएंगे आप देखते हैं हम लोग। इन दोनों ही केस में आप फोर्स कैसे लगा रहे थे? बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहे थे। अब देखते हैं, अगर हम बॉडी की सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाए, ठीक है जी, जैसे कि आपने ये बॉडी थी, बॉडी का ये वाला फिक्स कर दिया। एक जूते का डब्बा इमेजिन करो, जूते का डब्बा नहीं होता वो कार्टन जो होता है जिसमें जूते आते हैं, इमेजिन करते हैं। एक उसको फिक्स कर दो, नीचे को फिक्स कर दिया। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, ऐसे लगाया, बॉडी की सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बॉडी की सरफेस से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? टेंजेंशियल। तो आपने फोर्स इसमें बॉडी की सरफेस ऐसा लगाया, टेंजेंशियल, है ना। तो उससे क्या होगा भाई, इससे बॉडी की जो सरफेस है ये, है ना, थोड़ा सा ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये वाली लेंथ तो उतनी रही, ये वाली लेंथ चेंज थोड़ा ना हो रही है, नहीं हो रही ना। ये वाली लेंथ चेंज हो रही है, ये पहले भी वो थी एल थी, अभी भी एल है। देख रहे हो ना, पहले भी एल थी, अभी भी एल है। तो बॉडी का साइज चेंज नहीं हो रहा है इस केस में। क्या चेंज नहीं हो रहा? साइज। समझ गए ना, बॉडी का साइज चेंज। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया है बाहर से एफ या पी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, उसकी वजह से बॉडी का साइज चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है आपका, ये है ना। तो जो ये शेप को चेंज करने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स है पी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शियर फोर्स। क्या बोलेंगे इसको हम? शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होता है? वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी का साइज चेंज नहीं करता, शेप चेंज करता है। और ये बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगता, टेंजेंशियल लगता है। कैसा लगता है? टेंजेंशियल। समझ गए ना। तो ऐसे टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से उसमें, समझ गए ना। तो पहले स्टार मार्क करके शेयर फोर्स देखो होता क्या है, शेयर फोर्स, है ना। फिर हम लोग आएंगे लास्ट में उस शियर स्ट्रेस में। शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स क्या होता है भाई? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ये, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स which tries to deform the shape of the body, जो बॉडी का शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, ऐसा फोर्स को क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता भाई किसी को, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो थीटा एंगल होता है ना, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा, ध्यान रखना इस थीटा को, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी? शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? अब इस शियर क्या बोलते हैं, इस चेंज इन शेप को रोकने के लिए बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। तो दोज स्ट्रेसेस विच, इनफैक्ट इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस लिखेंगे आप, दोज इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस within the body
within the body which tries to oppose any change in shape of body due to external deforming shear forces। समझ गए ना। तो जो बॉडी ऐसे शेयर फोर्सेस जो बॉडी का शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज इन शेप। तो उन डिफॉर्मिंग शेयर फोर्सेस को अपोज करने के लिए बॉडी में जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसमें क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। समझ गए ना। इसको निकालने का फॉर्मूला भी क्या है भाई, इसको निकालने का फॉर्मूला भी क्या है, F/A है। क्या है, समझ रहे हो। कौन सा फोर्स लेंगे, फोर्स तो ये वाला लेंगे आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं आप। एरिया कौन सा लेंगे, ये जो एरिया है जिसपे ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है, शेयर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, वही वाला एरिया लेंगे आप। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। ये समझ आ गया। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है जी। पाए कितने प्रकार के स्ट्रेन होते हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला जो स्ट्रेन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है भैया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है जी। कितना होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ रहे हो। सेकंड काइंड ऑफ होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है जी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ गए, इनके यूनिट तो होती नहीं कुछ भी। थर्ड होता है हमारे पास में शियर स्ट्रेन। क्या होता है ये, शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन कैसे निकालें भैया, इसमें तो साइज में चेंज होता ही नहीं, बॉडी के साइज में चेंज होता ही नहीं इसमें, ना एरिया चेंज होता है, ना लेंथ, ना वॉल्यूम। तो कैसे निकालते हैं भैया, बॉडी कितनी डिफॉर्म हुई, कितना एंगल, ये एंगल जो थीटा है tan थीटा, या यूं कहूं केवल थीटा। समझ गए, कितना डिफॉर्म हुई, कितना, समझ रहे हो। ये थीटा क्या देगा आपको, शियर स्ट्रेन देगा। समझ गए। और इस थीटा को कैसे निकालते हैं, अब इधर ध्यान से देख लेंगे एक बार। क्या tan थीटा, ये कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना शिफ्ट हुई, डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ कितनी, इसकी L थी, लेंथ L थी, अभी भी लेंथ L ही है। तो tan थीटा को मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेन को, कितना बॉडी शिफ्ट हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ L, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। बॉडी कितना शिफ्ट हुई, देख रहे हो, बॉडी कितना शिफ्ट हुई और ओरिजिनल ये डायमेंशन क्या थी। समझ गए। तो इससे भी आप शियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, इजी है, इजी है। चलिए अभी अब हम बात करते हैं, समझ आ गया हैं, एरिया उसको अभी छोड़ देंगे, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं, वो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इलास्टिक लिमिट क्या होती है। व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी, इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी क्या होती है, ठीक है जी। एक आपकी इंपॉर्टेंट टर्म आती है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है जी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है देखते हैं। सपोज मैंने इस बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाया, बाहर से क्या लगाया, फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स 100 पास्कल का। बॉडी डिफॉर्म हुई, नहीं हुई। 200 पास्कल लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, नहीं हुई। मैंने 500 पास्कल फोर्स लगाया बाहर से, कितना लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि बॉडी ने अपने अंदर 500 पास्कल इंड्यूस कर लिया होगा, है ना। मैंने 800 पास्कल लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, नहीं हुई। 800 पास्कल क्यों नहीं हुई, क्योंकि बॉडी ने अपने अंदर कितना लगा दिया, 800 पास्कल इंड्यूस कर लिया अपने अंदर, है ना। मैंने इसको 1000 पास्कल कर दिया, बॉडी डिफॉर्म हुई, नहीं हुई अभी भी। तो 1000 पास्कल लगाया तभी बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई, तो मतलब इस बॉडी ने अपने अंदर 1000 पास्कल इंड्यूस कर लिया। अब मैंने बाहर से लगाया 1100 पास्कल, बॉडी डिफॉर्म हो गई, बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। तो मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी अपने अंदर इंड्यूस कर सकती है बाहर के डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने के लिए, वो कितना है, 1000 पास्कल। कितना है वो, तो यही बॉडी की इलास्टिक लिमिट है, यही बॉडी क्या है,
इलास्टिक लिमिट की बॉडी डिफॉर्म होने से पहले अपने अंदर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस इंड्यूस कर सकती है, डिफॉर्म होने से पहले, समझ रहे हो। तो क्या होता है इलास्टिक लिमिट, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इंड्यूस्ड विद इन द बॉडी बिफोर बॉडी डिफॉर्म्स, इससे पहले कि बॉडी में डिफॉर्मेशन शुरू हो जाए, बॉडी अपने अंदर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस कर सकती है, यही बॉडी की इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट को उस बॉडी की क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो इलास्टिक लिमिट को ही हम इलास्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उस बॉडी की, समझ गए। तो बॉडी की इलास्टिक लिमिट की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, बॉडी की एसआई यूनिट क्या होती है, सी इलास्टिक लिमिट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई, है तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस, तो उसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम पास्कल। क्या बोलते हैं हम, पास्कल। तो इलास्टिक लिमिट की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, पास्कल होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, थोड़े इजी टॉपिक थे, है ना। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। इन सब टर्म्स का कल हम यूज़ करेंगे, हम बात करेंगे कल हुक्स लॉ की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और कल इस चैप्टर को हम रैप कर देंगे। बट ये सारी टर्म्स जो मैंने आपको आज करवाई हैं, आपको कल तक दिमाग में रखनी है बच्चों। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे क्या, हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।